हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल जे एजुकेशन। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि टेलीग्राम पे मैंने डीसी जनरेटर के 20 पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट कर दी है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑनेस्टली पढ़ा भी और रिवाइज भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा डाउट, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा गलती आर्मेचर रिएक्शन में आई है। और मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुई क्योंकि ये टॉपिक बुक में लिखा होता है पर हमें समझ में नहीं आता। इसलिए आज मैं सिर्फ एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। इस सेशन के बाद आई होप सो कि आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, आप लॉजिक से आंसर दे पाओगे और पीवाईक्यू में भी कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और जो स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इस वीडियो के बाद आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ डेली एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यूज मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। कि जैसे कि हम जीएनए और एमएनए का कंसेप्ट देखने वाले हैं, फिर रूट कॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन देखेंगे और इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन देखने वाले हैं। फिर देखेंगे कि रिड्यूस क्या कर सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करेंगे वो। और मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेकर आई हूँ, जो कि ये न्यूमेरिकल जनरली जेई में तो नहीं पूछा गया है, पर मे बी ये इन फ्यूचर अगर पूछा जाए तो आप इसका सोल्यूशन दे पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएनए और एमएनए क्या होता है। जीएनए होता है, जीएनए का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब इसी को हम इंटरपोलर एक्सिस भी कहते हैं, इंटरपोलर एक्सिस। ये एक्सिस जो होती है ये फिक्स्ड होती है, ये लोड के साथ वेरी नहीं होती है। मतलब जब जो एमएनए होती है, एमएनए हमेशा लोड के अकॉर्डिंग शिफ्ट होती रहती है, उसी के चलते आर्मेचर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये वो एमएनए क्या होता है, शिफ्ट होते रहता है। पर जीएनए ये फिक्स्ड होती है, या यूँ कहो कि ये डिज़ाइन मतलब जो मशीन डिज़ाइन एक्सिस होती है ये वो होती है। ठीक है, ये फिक्स्ड होती है हमेशा, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, और अब बात करते हैं कि पोलर एक्सिस क्या होता है। पोलर एक्सिस होता है जो सेंटर, जो नॉर्थ और साउथ पोल है, जो मेन पोल है, उनके अगर सेंटर से अगर मैं इमेजिनरी लाइन अगर निकालूं तो इसे हम कहते हैं पोलर एक्सिस। इसे हम कहते हैं पोलर एक्सिस। इस पोलर एक्सिस पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो हमें मैक्सिमम मिलता है, और जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी हमें मैक्सिमम मिलती है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलेंगे देखेंगे कि यहाँ पे मतलब कि डिटेल में देखने वाले हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ ही क्यों, क्योंकि या फिर फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ही क्यों। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। बस शॉर्ट में आप समझिए कि जीएनए क्या होता है, पोलर एक्सिस क्या होता है और कहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एमएनए क्या होता है अभी। अब देखिए कि मैं चलो कंसिडर करके चलती हूँ कि अभी नो लोड कंडीशन है। ठीक है, नो लोड कंडीशन मतलब कि यहाँ पे लोड कनेक्ट नहीं है, तो मैं एमएनए कहीं पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि मैं एमएनए की पोजीशन यहाँ पे रखती हूँ, एमएनए यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक है, अब एमएनए यहाँ पे रहे, यहाँ पे ब्रश एक्सिस भी है, मतलब जहाँ पे ब्रश हम प्लेस करते हैं वो ब्रश एक्सिस। ठीक है, अब जो है एमएनए, बस इतना ध्यान में रखना है फिलहाल के लिए कि एमएनए जो है ये हमेशा जो मेन फील्ड लाइन होती है, जो नॉर्थ टू साउथ जाती है, जो मेन फील्ड लाइन होती है, मेन फ्लक्स लाइन, तो उसके हमेशा ये 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है। क्या, एमएनए। ठीक है, इस पोजिशन पे एमएनए जो होता है 90 डिग्री होता है, और एमएनए पर हमेशा से ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है कंडक्टर में, वो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा, जीरो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे करंट भी जीरो रहेगा और फ्लक्स भी यहाँ पे जीरो रहेगा। ठीक है, और वही हम ब्रश को एमएनए के साथ ही क्यों रखते हैं, क्योंकि ब्रश का हमें काम पता है कि ब्रश क्या करता है, कम्यूटेशन में बहुत काम आता है। क्योंकि ब्रश क्या करता है, ये करंट को रिवर्स करता है, करंट को रिवर्सल करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ईएमएफ होता है वो जीरो चाहिए होता है, क्योंकि स्मूथ कम्यूटेशन हो करके यहाँ पे स्पार्किंग ना हो, ये सब चलते हम क्या चाहते हैं कि ब्रश हमेशा एमएनए के साथ चाहते हैं। पर आइडियली ऐसा नहीं होता है। जब भी हम लोड लगाते हैं, एमएनए शिफ्ट होता है, तो ब्रश तो हमेशा स्टेशनरी होता है, वो तो वही रहेगा, पर एमएनए शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके चलते हमें कुछ कम्यूटेशन प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है। तो आइडियली ये सिचुएशन तो होती नहीं है, पर हम समझने के लिए मैं आपको बता दी हूँ कि एमएनए क्या होता है, अभी जीएनए क्या होता है, और ब्रश एक्सिस कहाँ होती है। ठीक है, और ब्रश एक्सिस हमेशा एमएनए पर हमें हमेशा चाहिए होती है। ठीक है, तो चलिए आप आई होप सो कि आपको जीएनए, एमएनए और ये ब्रश का समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि रूट कॉज क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन का। जैसे कि हमें पता है कि रोटर और स्टेटर, मतलब रोटर मतलब आर्मेचर, ये क्या होता है, स्टेटर से क्या होता है, एयर गैप के थ्रू क्या होता है, अलग होते हैं दोनों। ठीक है, थोड़ा एयर गैप के चलते ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है, हमें पता है जनरेटर में क्या होता है कि हम रोटर को क्या करते हैं, मैकेनिकल फोर्स देते हैं। जब भी हमें ये प्रिंसिपल तो पता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस्ड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। जब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ रोटर में, अब क्या करेंगे, मशीन को हम लोड देंगे। लोड देने के बाद यहाँ पे रोटर में क्या होगा, यहाँ पे आर्मेचर करंट यहाँ पे फ्लो होगा। आर्मेचर करंट फ्लो होने की वजह से ये क्या करेगा, खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा।
ये जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा ये इसके वजह से एक आर्मेचर फ्लक्स यहाँ पे होगा, है ना। यही आर्मेचर फ्लक्स क्या करता है, आगे चल के मेन फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है या डिस्टॉर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन हमें दिखाई देता है। और उसके चलते दो इफेक्ट दिखाई देंगे, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और फिर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो इसे हम डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। आपको एक सिंपली आइडिया आ गया होगा कि आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसे आर्मेचर रिएक्शन को भी अच्छे से समझने के लिए हम दो केसेस लेते हैं। एक लेते हैं नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन मतलब होता है कि यहाँ पे अभी लोड कनेक्ट नहीं है। लोड कनेक्ट नहीं है मतलब कि आर्मेचर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ना वो खुद अपना आर्मेचर फ्लक्स वहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये क्या रहेगा, मेन फील्ड रहेगा, मेन फील्ड रहेगा। मेन फील्ड की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि एयर गैप में एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। फ्लक्स हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई अपोजिंग फील्ड नहीं, इससे फ्लक्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जीएनए और एमएनए भी सेम होंगे, ये इक्वल होंगे। कैसे, तो यहाँ पे जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो ये जो एमएनए रहेगा, एमएनए हमेशा कहाँ रहेगा, ये मेन मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे रहेगा, है ना, 90 डिग्री पे रहेगा, जहाँ पे ईएमएफ करंट और फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। ब्रश तो यहीं पे रहेगा हमेशा, क्योंकि वो स्टेशनरी पार्ट होता है जो कि स्टेटर पे कनेक्ट रहता है, तो हमेशा क्या बोलते हैं, स्टेशनरी रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा एमएनए के साथ, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है हमें, एमएनए और जीएनए अभी इक्वल पोजिशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक मेन मैग्नेटिक फील्ड ही एयर गैप में दिख रही है यहाँ पे। तो ये हुआ नो लोड कंडीशन। इस कंडीशन में हमें आर्मेचर रिएक्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, जब अंडर लोड कंडीशन में हो, जब लोड कनेक्ट हो। लोड कनेक्ट है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अभी आर्मेचर में आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है। आर्मेचर करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, एक आर्मेचर फ्लक्स वहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाने की वजह से जो आर्मेचर फ्लक्स वहाँ पे बनेगा वो अभी मेन फ्लक्स को क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा, जिसकी वजह से हमें अभी आर्मेचर रिएक्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो ये तो एमएनए हुआ और जीएनए हुआ, क्योंकि ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है इसलिए, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे मतलब जीएनए के लेफ्ट हैंड साइड में जितने कंडक्टर है उतने ही कंडक्टर राइट हैंड साइड में भी रहेंगे इसके वाले, ठीक है। अभी जो कंडक्टर लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पे मैंने क्रॉस दिया, मतलब क्रॉस से डिनोट की हूँ, और यहाँ पे डॉट से। अभी मुझे निकालना है करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन निकालनी है, इसके लिए मैं राइट हैंड रूल का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस लगा रही, मतलब यहाँ पे मैं अगर मतलब करंट की डायरेक्शन मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राइट हैंड रूल अगर लगा रहे हैं तो ये वाली पोजीशन जो है मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके जो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, फोर्स लगेगा। सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, इनटू द स्क्रीन रहेगी, यहाँ पे इनटू द स्क्रीन रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी दिखाई देगा, तो यहाँ पे भी फोर्स क्या रहेगा, यहाँ पे फोर्स को मैं एक वेलोसिटी कंपोनेंट भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके का रहेगा, जबकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, और इस तरीके से यहाँ पे भी रहेगा। चलो यहाँ पे एक ना समझने के लिए मैं यहाँ पे एक और कंडक्टर लगा रही हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक कंडक्टर लगा रही हूँ। अब इस पोजिशन पे मुझे अगर करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो करंट की डायरेक्शन निकालूंगी, और उसके चलते जो वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा मेरा इस यहाँ पे बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वेलोसिटी का कंपोनेंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे ये जो बनेगा वेलोसिटी कंपोनेंट बनने वाला है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है यहाँ पे उसका फार्मूला क्या होता है, उसका होता है BLV साइन थीटा। तो यहाँ पे बताइए साइन थीटा का कंपोनेंट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे ईएमएफ क्या रहेगा, हमारे जीरो मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी ईएमएफ हमें जीरो मिलेगा। तो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मिलेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, और उसी के जो परपेंडिकुलर है वो हमारी वेलोसिटी है, देखिए फोर्स है, ठीक है। तो ये क्या एंगल बना रहा है, साइन थीटा 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ईएमएफ क्या रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। मैंने पहले भी बताई थी कि जो मेन पोल है उसके अगर सेंटर से इमेजिनरी लाइन निकाली उसको हम पोलर एक्सिस बोलते हैं, और पोलर एक्सिस पर ही मैक्सिमम ईएमएफ हमें मिलता है और फ्लक्स डेंसिटी भी हमें मैक्सिमम मिलती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे तो मैक्सिमम ईएमएफ मिल रहा है और यहाँ पे हमें जीरो ईएमएफ मिल रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ से मतलब पोल के सेंटर से हम दूर दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ हमें कम मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है और ये मैग्नेटिक जो वेलोसिटी की लाइन है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, पर 90 डिग्री नहीं। सो दैट साइन थीटा की वैल्यू कम रहेगी, सो ईएमएफ भी यहाँ पे क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन मतलब डायरेक्शन क्या रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या, जो करंट की डायरेक्शन पे अपन अगर रखे थंब, तो हमें जो है डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे मिलेगी, मतलब ये क्लॉकवाइज जाएगी यहाँ पे, और इस साइड में जो है ना, इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे जो आर्मेचर करंट या आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन जो है हमें यहाँ पे मिलेगा, है ना। आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब कि जो मेन फील्ड मेरी यहाँ जा रही थी ना, मेन फील्ड की डायरेक्शन ये है, और जो आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, मतलब आर्मेचर फ्लक्स हमें यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा हमें, रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। हुआ ना, अभी देखिए शिफ्ट हो गया। अभी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी हमें, आइडियली तो इसी डायरेक्शन में चाहिए थी हमें, ठीक है। पर हमें क्या मिल रही है, अभी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ये रिजल्टेंट फ्लक्स हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है हमारा, वो एडिशन होगा ये आर्मेचर फ्लक्स का और फील्ड फ्लक्स का, ठीक है। जो हमने नो लोड कंडीशन में देखा था कि आर्मेचर करंट ही नहीं था तो आर्मेचर फ्लक्स भी नहीं होगा, तो रिजल्टेंट फ्लक्स उसका मेन फ्लक्स ही बन रहा था, है ना। वहां पे कोई आर्मेचर रिएक्शन दिखाई नहीं देगा। पर अभी यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स होने की वजह से अब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एयर गैप में। एक आर्मेचर फ्लक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और फील्ड फ्लक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है अभी एयर गैप में। तो इन दोनों के चलते अभी रिजल्टेंट फ्लक्स जो होना चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा है, अभी शिफ्ट हो गया है, सो दैट हमें अभी आर्मेचर रिएक्शन दिखाई देगा। तो चलिए इसके चलते जो है ना, रिजल्टेंट फ्लक्स के चलते अभी क्या दिखेगा हमें, एमएनए शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। एमएनए शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो मैंने अभी बताई थी, जो ये फील्ड फ्लक्स है और ये जो आर्मेचर फ्लक्स है, इन दोनों के चलते जो रिजल्टेंट फ्लक्स बन रहा था, इस तरीके का बन रहा था। मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी इस डायरेक्शन में रहेगी अभी, है ना, शिफ्ट हो जाएगी। अभी ये शिफ्ट हो गई है यहाँ पे। तो शिफ्ट होने की वजह से हमें पता है कि एमएनए क्या होगा, एमएनए ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री होता है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। तो एमएनए क्या हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और हमें पता है कि एमएनए पे हमेशा ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जीरो रहेगा, करंट जीरो रहेगा, मतलब करंट यहाँ पे रिवर्स होता है, और यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। पर ब्रश तो हमेशा स्टेशनरी है ना, ये स्टेशनरी पार्ट होता है, ये हमेशा स्टेशनरी पार्ट होता है, ये हमेशा स्टेबल रहेगा, ये शिफ्ट नहीं होगा। एमएनए शिफ्ट हो रहा है, पर आइडियली हम क्या चाहते थे कि ब्रश हमेशा एमएनए के साथ ही रहे, पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, अभी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी जो करंट हमें रिवर्स चाहिए था, करंट हमें जो जीरो चाहिए था इस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे अभी मिलेगा ही नहीं, हमें कुछ टाइम बाद मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ डिले होता जाएगा, अभी कुछ टाइम बाद हमें करंट जीरो मिलेगा, ठीक है, ईएमएफ जीरो मिलेगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये तो ब्रश हुआ ना, तो अभी शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो ब्रश और एमएनए के बीच में अभी एक एंगल बन गया है, कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनेगा, क्योंकि अभी डिले हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके चलते अभी हमें कम्यूटेशन प्रॉब्लम दिखाई देगा, क्योंकि अभी करंट रिवर्स स्मूथली नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हाई रिएक्टेंस वोल्टेज हमें दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे स्पार्किंग दिखेगी। तो ये कम्यूटेशन का पार्ट हो जाता है, हम कभी और लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आ गया आपको कि एमएनए क्या होता है। अब एमएनए जो न्यू एमएनए बना है वो शिफ्ट मैन की वजह से जो हमारा यहाँ पे ब्रश पर स्पार्किंग हो रही है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये समझ में आ गया है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोटिस, मतलब एक देखिए कि जो एमएनए जिस डायरेक्शन में, अब रोटर तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये जनरेटर के पोजीशन मतलब केस में होता है कि रोटर जो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो एमएनए भी इसी डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। वही मोटर में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। मोटर की अगर रोटेशन इस साइड में है तो इसका एमएनए क्या होगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और चीज़ कि जनरेटर में क्या होता है, मतलब जनरेटर में नहीं, ऑल ओवर अगर देखा जाए कि रोटेशन जिस साइड में रोटेशन होता है, उसमें अगर सबसे पहले जो पोल का टिप हमें मिलता है, ठीक है, उसको हम लीडिंग टिप बोलते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग टिप, ठीक है, इसको लीडिंग टिप। और उस जो बाद में मिलता है वो मिलता है, और ट्रेलिंग टिप बोलते हैं उसे। तो अब देखिए जनरेटर की रोटेशन ये साइड में है, ये साइड में रोटेशन है, तो ये साइड में रोटेशन होने की वजह से सबसे पहले ये टिप मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये जनरेटर का क्या बोलेंगे हम, इसको जनरेटर का क्या बोलेंगे, इसको लीडिंग टिप बोलेंगे, और जनरेटर का इसको क्या बोलेंगे, ट्रेलिंग टिप बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली इस साइड में अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले ये मिलेगा, मतलब ये लीडिंग टिप हो गया, ठीक है, और ये ट्रेलिंग टिप हो गया ये जनरेटर का, ठीक है। अगर मैं मोटर की बात करूँ तो मोटर की अगर बात करें तो मोटर सबसे पहले इस टिप पे मतलब इस टिप पे पहले आ रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीडिंग टिप बोलेंगे। किसका, मोटर का, सॉरी किसका कहेंगे, मोटर का। सिमिलरली यहाँ पे क्या कहेंगे, बाद में आ रहा है, इसको ट्रेलिंग बोलेंगे, किसका, मोटर का, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर रोटेट हो रहा है ना मोटर, इस तरीके से मोटर रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले ये आ रहा है, मतलब कि लीडिंग होगा किसका, मोटर का। लीडिंग टिप किसका होगा, ये मोटर टिप का होगा, ठीक है।
वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये बाद में आ रहा है इसका टिप, पोल का टिप मोटर में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेलिंग टिप ऑफ मोटर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको एक ध्यान में रखना है कि जनरेटर में जब हम रोटेट कर रहे हैं जनरेटर साइड में, तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, लीडिंग टिप मिल रही है। ठीक है, और बाद में क्या मिल रहा है, ट्रेलिंग टिप मिल रही है। फिर उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, लीडिंग टिप और फिर ट्रेलिंग, तो मोटर में उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो बस इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे और इसमें पूछा जाता है कि जनरेटर में जो लीडिंग टिप है, यहाँ पे जो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो हमें कम दिखाई देती है ना, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे समझे, मिलेगी भी तो बहुत ही कम मिलेगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे क्या मिलेगी, कम मिलेगी। वही पूछा जाएगा जनरेटर में कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी, तो वो ट्रेलिंग टिप पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेटर में सबसे ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कम मिलेगा। ठीक है, और वही यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका उल्टा मोटर में हो जाता है। ठीक है, तो आप बस इतना समझिए कि अगर आपको जनरेटर का समझ में आ गया होगा तो आपको मोटर का इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दो कंडीशन, इसमें आपको समझ में आ गया है कि एमएनए शिफ्ट हो गया है और ये चीज़ हो गया करके। ठीक है, अब इसके चलते जो है आर्मेचर रिएक्शन के चलते हमें दो इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। अब देखते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या है। अब हमने देखा था यहाँ पे कि एमएनए यहाँ पे क्या हुआ था, शिफ्ट हो गया था, है ना, जो पहले का एमएनए था, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल निकाल रही हूँ, यहाँ पे जो है हमारा आर्मेचर है, ठीक है, ब्रशेस है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, अब पहले तो एमएनए यहाँ पे था ना, पहले इस एक्सिस पे एमएनए था हमारा, इस एक्सिस पे एमएनए था हमारा, तो यहाँ पे जो आर्मेचर फ्लक्स बन रहा था, यहाँ पे इसका कंपोनेंट खाली आर्मेचर फ्लक्स ही बन रहा था ना इस एक्सिस पे। ठीक है, पर जब ये एमएनए शिफ्ट हो गया, अभी ये एमएनए, अभी जो न्यू एमएनए है वो अभी शिफ्ट, मतलब न्यू एमएनए बन गया है, अभी एमएनए शिफ्ट हो गया है, तो अभी बताइए इस पे दो कंपोनेंट बनेंगे ना, यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा यहाँ पे जो कंपोनेंट हम बनाएंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के चलते बनेगा और एक बनेगा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के चलते। ठीक है, यहाँ पे जो मेन जो मैग्नेटिक फील्ड है, मेन फ्लक्स लाइन है, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो तो यही डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अब मुझे बताइए यही डायरेक्शन में है ना, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यही डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, तो मुझे बताइए ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रॉस कौन कर रहा है, ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कर रहा है ना, मतलब मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से अपोज करता है, कौन, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसके चलते फ्लक्स क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, मेन फील्ड फ्लक्स को ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है, और ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ना हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है आर्मेचर रिएक्शन में। ठीक है, देखिए तो ये देखिए कि एमएनए जैसे ही शिफ्ट हुआ तो ये दो कंपोनेंट इफेक्ट, मतलब ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि ये एमएनए शिफ्ट होने की वजह से ही हमें आर्मेचर रिएक्शन दिखाई दे रहा है ना। अगर एमएनए शिफ्ट ही नहीं होता तो आर्मेचर रिएक्शन हमें समझ आता ही नहीं है, मतलब इस पिक्चर में आता ही नहीं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है। और जो एमएनए शिफ्ट हुआ उसका एक कारण और क्या है, लोड है, मतलब आर्मेचर करंट है ना, आर्मेचर करंट है, आर्मेचर में आया तो वो किसकी वजह से आया, लोड के चलते। लोड जितना बढ़ाओगे उतना वो एमएनए शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, अभी इस पोजीशन पे और शिफ्ट होते जाएगा और इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक कौन सा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और एक निकलेगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आई होप सो कि आपको ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा। और जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के चलते जो प्रॉब्लम होती है वो तो होता है, हमें पता है कि फ्लक्स रिड्यूस करता है ये। ठीक है, हमने डायरेक्शन भी देखी है कि मेन फ्लक्स की है, ये पूरी तरीके से ऑपोज कर रहा है ये। ठीक है, तो फ्लक्स रिड्यूस्ड होता है, इसके चलते ये क्या करता है, जनरेटेड ईएमएफ है उसको ये कम करता है, जो आउटपुट वोल्टेज है उसको भी ये क्या करता है, रिड्यूस्ड करता है, और जो आउटपुट पावर हमें मिलता है वो भी हमें कम मिलता है इसके चलते। समझा, ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि मेथड्स क्या होता है रिड्यूस करने के लिए आर्मेचर रिएक्शन। तो दो होते हैं, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है और एक इंटरपोल वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब पर इसके पहले ना मैं आपको एक दो फार्मूले बता देती हूँ जो कि बहुत काम के हैं, और इसको अगर आप समझ गए तो हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें बहुत काम आने वाला है, और उससे आपको टोटली आपको आर्मेचर रिएक्शन समझ में आ जाएगा। देखिए जो होता है, हमें टोटल एमएमएफ जो चाहिए होता है आइडियली, वो तो हमें मिलता नहीं है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के चलते ये क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। जो 80 पर पोल हमें चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता है। तो टोटल 80 पर पोल अगर हमने निकाल लिए, पहले टोटल 80 पर पोल या टोटल एमएमएफ पर पोल का जो फार्मूला होता है वो होता है ZIA/2P। ठीक है, और वही अगर ये तो टोटल 80 पर पोल का फार्मूला हो गया। ठीक है, और वही अगर बात करें डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के चलते, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के
डीमैग्नेटाइजिंग 80 पर पोल बोलते हैं इसको। डीमैग्नेटाइजिंग 80 पर मतलब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के चलते जो एमएमएफ रिड्यूस्ड हुआ है टोटल में से, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है ZIA/2P मल्टीप्लाई 2 थीटा अपॉन 180। ठीक है, थीटा ये जो हमने यहाँ पे देखा है ना, थीटा जो ब्रश है और एमएनए है, इसमें जो लैग हो रहा है, इन दोनों में जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये थीटा इलेक्ट्रिकल में होता है। ठीक है, बस ये दो फार्मूले ध्यान में रखना है, क्योंकि अब देखिए टोटल जो एमएमएफ चाहिए होता है तो वो तो हम निकाल लेंगे इस तरीके से कि इतना हमें एमएमएफ चाहिए था, पर ये तो नहीं होने वाला क्योंकि डीमैग्नेटाइजिंग 80 पर पोल और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग 80 पर पोल की वजह से। तो इसमें से टोटल में से अगर मैं डीमैग्नेटाइजिंग एमएमएफ 4 पोल को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के चलते जो एमएमएफ रिड्यूस्ड हुआ है तो वो मेरा निकल जाएगा। ठीक है, बस चलिए फिर आगे देखते हैं कि हम मेथड्स कौन कौन से यूज करते हैं रिडक्शन के लिए आर्मेचर रिएक्शन को। ठीक है, तो वो सबसे पहले है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, फिर इंटरपोल। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए समझते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम यूज करते हैं रिड्यूस्ड करने के लिए आर्मेचर रिएक्शन पर। आर्मेचर रिएक्शन में भी जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो ये देखिए जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो हम पोल शू में यहाँ पे लगाते हैं। पोल शू में लगाते हैं तो जो पोल शू में पहले स्लॉट को कट करते हैं वहां पे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्लेस करते हैं। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो सीरीज में होती है आर्मेचर सर्किट के साथ। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो वो सीरीज में रहेगी आर्मेचर सर्किट के साथ। ठीक है, अभी देखिए जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमने पोल शू में लगाए मतलब यहाँ तक के हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक के ही जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ तक के ये क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। इतने तक के ही जो फ्लक्स यहाँ पे जो बन रहा है, आर्मेचर फ्लक्स बन रहा है जिसकी वजह से जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा है उसको वो क्या करेगा, इतने ही पार्ट में वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये पोल शू का जो है ना साइज इतना रखते हैं, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे डॉट बनेगा, यहाँ पे और ले लेती है, यहाँ पे क्या बनेगा, डॉट बनेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो आर्मेचर करंट समझ में आ गया, ये यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ पे बाहर है, तो इससे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखूँ तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे बन रहा है ये फ्लक्स। अब इसी फ्लक्स को तो मुझे क्या कर रहा है, कंपनसेट करना है ना, इसी फ्लक्स को मुझे कंपनसेट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने अभी कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई हूँ, तो यहाँ पे अगर क्रॉस है तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, डॉट रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मैं 10 एम्पियर यहाँ पे आर्मेचर करंट है, ठीक है, 10 एम्पियर यहाँ पे आर्मेचर करंट है, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट मुझे कंपनसेटिंग वाइंडिंग में देना पड़ेगा टू रिड्यूस द फ्लक्स। ठीक है, अपोज करने के लिए फ्लक्स, तब जाके तो वो जो फ्लक्स यहाँ पे मिल रहा है, सपोज यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स मिल रहा है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए मुझे उतना ही यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट देना पड़ेगा जो जाके वो क्या करेगा, वो फ्लक्स को कंपनसेट कर देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मुझे कंपनसेटिंग वाइंडिंग में भी सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, पर ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि मुझे फ्लक्स को अपोज करना है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, ये हुआ कंपनसेटिंग वाइंडिंग की बात। अब बात करते हैं कि इंटरपोल क्या होता है। तो इंटरपोल क्या होता है, और एक चीज कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग ये पूरी तरीके से जो है इफेक्ट को, मतलब जो आर्मेचर रिएक्शन को वो क्या करता है, रिड्यूस नहीं करता है। वो जनरली 70 to 75% ही ये रिड्यूस कर देता है, इतना ही रिड्यूस करता है, पूरी तरीके से कंपनसेट नहीं करता है। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग कितनी रिक्वायर्ड है टू कंपनसेट करने के लिए आर्मेचर रिएक्शन या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, तो उसका फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न पर पोल, ठीक है, इक्वल टू होता है ZIA/2PA मल्टीप्लाई पोल आर्क अपॉन पोल पिच, है ना। ये इतने ही पार्ट को कर रहा है ना, ये क्रॉस, मतलब ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ना, इतने ही पार्ट का जो ये है, क्या बोलते, फ्लक्स है, जो आर्मेचर फ्लक्स हो रहा है, या इसको बोलते, या फिर बोलते कंपनसेटिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के चलते जो बन रहा है, इतने ही पार्ट को ये क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, ये पार्ट को नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पार्ट को ही कर रहा है, तो यही तो पोल आर्क है, पोल आर्क वाला रीजन ही तो ये कंपनसेट कर रहा है ना। ठीक है, तो पोल आर्क अपॉन पोल पिच, ठीक है, जो पोल आर्क अपॉन पोल पिच होता है, इसका रेशियो जो होता है ना, ये 0.7 और 0.75 लेते हैं हम, क्योंकि हमें पता है इसके चलते ये मतलब सिर्फ 70 to 75% ही ये क्या करता है, इफेक्ट को कम करता है। ठीक है, कौन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। फिर अभी ये जो पोलर रीजन है, मतलब जो इंटरपोलर रीजन है, ये वाला पार्ट, इसको तो ये कंपनसेट नहीं कर रहा है ना, मतलब इसका मतलब कि ये पूरे तरीके से आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट नहीं कर रहा है, खत्म नहीं कर रहा है, इसके लिए जो है ये वाला पार्ट नहीं कर रहा है ना, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंटरपोल।
समझ में आया इंटरपोल? तो इंटरपोल हम क्यों यूज़ करते हैं? जो पार्ट कंपनसेटिंग बाइंडिंग नहीं उसने कंपनसेट किया है, क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को नहीं किया है कंपनसेट पूरी तरीके से, उस पार्ट को वो क्या करता है, इंटरपोल रिड्यूस कर देता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो ब्रश हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा कंडक्टर्स है, जो कि ये वाला पार्ट जो ये वाला पोल के ये वाला पार्ट पे आ रहा है, ये है ना, ये वाला पार्ट पे आ रहा है। तो ये वाला पार्ट तो पूरा कौन करेगा? कंपनसेटिंग वाइंडिंग करेगा, पर ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला इंटरपोल करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम नैरो शेप में यहाँ पे क्या लगाएंगे? इंटरपोल लगाएंगे, इंटरपोल लगाएंगे। अब देखिए इंटरपोल में भी जो क्या रखे, नॉर्थ पोल रखे, पहले साउथ पोल रखे, कौन सा रखे यहाँ पे, ये हमें कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले हम देखिए कि हमें पता है कि यहाँ पे अगर क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, करंट एंटर हो रही है, यहाँ पे बाहर आ रही है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है यहाँ पे तो ये इस तरीके से बन रही है। तो इस तरीके से बनने से यहाँ पे जो मेन जो फ्लक्स बनेगा, यहाँ पे बन रहा है ये फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स। अब इसी को तो हमें रिड्यूस करना है ना, इसको हमें रिड्यूस करना है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए इस तरीके से हमें पोल लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल लगाती हूँ और यहाँ पे साउथ करती हूँ, तो अब ये देखिए ये तो पूरी सॉलिड बॉडी है ना, ये सॉलिड बॉडी है। अब ये नॉर्थ टू साउथ है, अब देखो ये नॉर्थ है, फिर एयर गैप है, फिर साउथ है। अब जब नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो हमें पता है नॉर्थ टू साउथ जाता है तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, फ्लक्स का इसी डायरेक्शन में रहेगा ना ये। तो आप बताइए ये फ्लक्स क्या आर्मेचर फ्लक्स को क्या रिड्यूस कर रहा है? नहीं, ये तो ऐड कर रहा है फिर से, ठीक है, ये तो रिड्यूस नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे नॉर्थ नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा साउथ पोल रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? नॉर्थ रखना पड़ेगा। अभी समझा कैसे? कि अगर मैं नॉर्थ टू साउथ रख रही हूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या रहेगा, फ्लक्स का इस तरीके से रहेगा। तो अब आप देखिए ये डायरेक्शन रहा, तो ये आर्मेचर फ्लक्स को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से कंपनसेट कर रहा है, पूरी तरीके से ये क्या कर दे रहा है, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर देगा ये, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें पोल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो वाइंडिंग हमने लगाई है वो तो सीरीज में रहेगी आर्मेचर सर्किट के, पर यहाँ पे भी जो करंट हमें देना पड़ेगा, फ्लक्स जो पूरी तरीके से रिड्यूस करे, इसलिए जो करंट हमें देना पड़ेगा उतना ही करंट देना पड़ेगा जो आर्मेचर करंट, मतलब आर्मेचर करंट है। आर्मेचर करंट अगर हमारा 10 एम्पियर है तो हमें 10 एम्पियर ही करंट यहाँ पर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्लक्स क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, सो दैट ये आर्मेचर रिएक्शन को पूरा क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब देखिए इंटरपोल का और एक पार्ट होता है जो कि कम्यूटेशन का होता है, ये कम्यूटेशन को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। अब उसमें भी थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे इंटरपोल का। अभी थोड़ा बहुत हमने समझा है, जितना काम होता है या जानना चाहिए आर्मेचर रिएक्शन में इंटरपोल का, उतना हमने समझ लिया है, ठीक है। अब जो बाकी का पार्ट होता है इंटरपोल का जो कि कम्यूटेशन के लिए होता है, तो वो हम जब कम्यूटेशन पढ़ेंगे उसमें हम देखने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ, हमने क्या देखा, मेथड्स देख लिए जो कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि ये लास्ट रहेगा हमारा इस लेक्चर का। तो हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा कि जो है आइडियली हमें चाहिए था कि आर्मेचर रिएक्शन नहीं चाहिए था, टोटल एमएमएफ हमको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, जिसके चलते जो एमएमएफ जो मिलेगा हमें वो अभी जो टोटल एमएमएफ से बहुत कम हमें मिलेगा, मतलब रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। किसके चलते? एक डीमैग्नेटाइजिंग एटीपर पोल, मतलब इस इफेक्ट के चलते, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के चलते, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पहले समझते हैं, फिर फार्मूला पुट करके आंसर निकालेंगे। आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये आर्मेचर रिएक्शन में ये चीज़ हुआ है, मतलब होता है, सॉरी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो अ 6 volt DC generator has 900 armature conductors carrying an armature current 60 ampere. If the brush lead is 5 degree electrical, determine demagnetizing 80 per pole, cross magnetizing 80 per pole, ठीक है। चलिए तो पहले गिवन डेटा समझ लेते, लिख लेते हैं यहाँ पे कि पोल हमारा दिया हुआ है 6, फिर क्या है, आर्मेचर कंडक्टर दिया हुआ है 900, फिर आर्मेचर करंट दिया हुआ है 60 एम्पियर, ठीक है। और ये 5 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ये हमारा थीटा दिया हुआ, वो जो मैंने बताई थी आपको ब्रश और एमएनए का जो बीच का था एंगल, ठीक है। तो ये 5 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमें डीमैग्नेटाइजिंग 80 पर पोल और ये निकालना है। सबसे पहले क्या मैं टोटल निकाल लूँ कि टोटल हमें कितना मिलना था, अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये दो इफेक्ट के चलते, पर टोटल हमें जो मिलना चाहिए उसका फार्मूला हमें ऑलरेडी लिख कर दी हूँ कि टोटल 80 पर पोल इतना होता है ZIA/2P, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जेड कितना है अपना, जेड कितना है 900, IA आर्मेचर करंट कितना है 62, P कितना है 6 है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इसका आंसर आता है 4580 पर पोल, ठीक है। ये तो हुआ टोटल, मतलब टोटल हमें एमएमएफ पर पोल कितना चाहिए, 4500, ठीक है। वही अगर मैं डीमैग्नेटाइजिंग 80 पर पोल निकालूं, मतलब इसमें इस इफेक्ट्स के चलते कितना रिडक्शन हुआ है इसमें, ठीक है, 80 पर पोल में, वो देख लेते हैं कितना, ZIA/2P मल्टीप्लाइड 2 थीटा कितना
2 थीटा अपॉन 180, ठीक है। इसमें अगर पुट करते, इसका तो आंसर निकाले 4500, 4500 मल्टीप्लाई 2 कितना 2 थीटा 5 अपॉन 180, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये 250 80 पर पोल मिलता है। मतलब आप देख सकते हैं कि डीमैग्नेटाइजिंग 80 पर पोल से कितना रिडक्शन हुआ 250 80 पर पोल, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग 80 पर पोल हम बोलते हैं ना कि इस इफेक्ट के चलते 90 to 95% आर्मेचर रिएक्शन में यही इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा रिडक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं, तो अगर टोटल में से अगर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को अगर मैं माइनस करूँ तो कितना मिलेगा, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग 80 पर पोल से हमें कितना मिलेगा, देखते हैं कि टोटल कितना है 4500 माइनस कितना 250, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा इससे 4250 80 पर पोल। आप देख सकते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग 80 पर पोल से हमें कितना मिला, ठीक है। और फिर जो टोटल कितना था, और फिर डीमैग्नेटाइजिंग 80 पर पोल से कितना मिला, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन के थ्रू भी आपको आर्मेचर रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने आर्मेचर रिएक्शन में जो बेसिक कंसेप्ट्स थे, बेसिक से जो समझा है, जीएनए एमएनए, फिर उसके बाद क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं, न्यूमेरिकल थ्रू भी हमने समझा है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट की आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और आप आगे चल के बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर और लेक्चर चाहिए, और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।